स्वागत है। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं बायोस्कोप का एक और अंक लेकर। बायोस्कोप हमारी मंथली सीरीज है और हर महीने के पहले इतवार को हम सब इकट्ठा होते हैं और किसी ना किसी विषय पर चर्चा होती है। और ये हमारी कोशिश रहती है कि एक ऐसे विषय पर चर्चा की जाए जो सामयिक हो, उस वक्त की ज़रूरत हो। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबकी ज़रूरत बना हुआ है। तो उस विषय तक जाने से पहले थोड़ा सा बायोस्कोप के बारे में बता दूं। ये जो बायोस्कोप है हमारा ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइज्ड एक अंक होता है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशल सब्सटेंस हमारा एक ग्रुप है जो इसको लेकर आपके सामने आता है। और टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, और हैदराबाद से स्फूर्ति थिएटर जिससे पद्मिनी मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो पुनीत अरोड़ा जी हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। वो अपनी कंपनी भी चलाते हैं और एक ऐसी विधा में काम करते हैं जहां डीप लर्निंग की बातें होती हैं, वेबसाइट्स की बातें होती हैं, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती हैं। तो आज हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर ऑप्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पुनीत सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अंक में। थैंक यू डॉक्टर। और मैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे साथ उनको ये बता दूं, सबसे पहले हम वक्ता को सुनते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम उनसे इंटरेक्ट भी करेंगे। और वक्ता जब बीच में आपको माइक ऑन करके इंटरेक्शन के लिए पुकारे तब भी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख देंगे तो उसको भी पढ़ के हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनीत सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, प्लीज हाँ जी, हाँ जी, मंच आपके पास। हाँ जी, थैंक यू जी। I'll take over जी, ठीक है। ऐसे है कि जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो है कि आज की दुनिया में जब आईटी का प्रचलन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लोग आईटी को यूज़ कर रहे हैं और सारी कंपनी भी उसको अडॉप्ट कर रही हैं, तो कैसे उसमें और साथ में हमारे मन में लोगों के मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन अगर स्टूडेंट्स के साथ होती है तो उनके मन में है कि अब हमारा करियर कैसे होगा, क्या होगा। तो सॉफ्टवेयर इतने बंदे निकाल दिए, फलानी XYZ कंपनी ने इतने बंदे निकाल दिए, और कुछ कंपनी कह रही है कि हम आईटी के कारण, एआई के कारण जो है हमारे को अब एंट्री लेवल के जो बच्चे हैं वो नहीं चाहिए। तो माना कुछ इसका एआई का, और इधर से हमें कैसे निकल के आगे बढ़ना है और कैसे करना है वो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक ज़माना था करियर जो आईटी में, उसके सिर्फ दो मतलब थे। आप हार्डवेयर में काम कर रहे हो या सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो। हार्डवेयर में काम कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इंडस्ट्री में, कंपनी में लगे हुए हो और वहाँ पे चिप डिज़ाइन या चिप रिपेयर करते हो। और सॉफ्टवेयर में आप उसका क्या मतलब करिए कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, आपको जावा आती है, आपको विजुअल बेसिक आती है, आपको पाइथन PHP आती है, तो आपका करियर कुछ उस रास्ते चल पड़ता था और बड़ा सिंपल था। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो लोग समझ रहे थे कि अब धीरे धीरे जो ज़माना है वो हाईली स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो हमारे को अगर एक जावा आनी चाहिए तो कोड बहुत डीप जावा अच्छी तरह आनी चाहिए। हाइपर स्पेशलाइजेशन की तरफ हम चलते जा रहे थे और धीरे धीरे चलते जा रहे थे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पानी और तरीके से ही जिंदगी में हमारे बढ़ता गया, और वो पानी हमारे में जो है वो इस तरीके से बढ़ गया कि अब हमारे को सोचना पड़ रहा है कि अब करियर कैसे बनाया जाए, क्या क्या किया जाए। इसके लिए सबसे पहली बात हमारे को कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहली जो टर्म है वो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हम अब बड़े डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को किन शब्दों में या किस सिमेंटिक्स, किन मीनिंग्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है? भगवान किसी ने देखा नहीं है, गॉड किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी धारणा है भगवान कुछ ऐसा होता है। और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज करके ही समझते हैं और मीनिंग निकालते हैं और अपनी जिंदगी को इसी तरह चलाते हैं।
डायरेक्शन है। आईटी करियर बनाने के लिए आपको वो समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया पहले सिर्फ बाइनरी लेवल था, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ 2 ही एब्स्ट्रैक्शन लेवल थे। अब उनके ऊपर मल्टीपल तरह की लेयर्स आ गई है, परतें आ गई है, स्ट्रक्चर आ गया है। उसको एक तरह का जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। अब सिर्फ हम जावा की बात नहीं करते, PHP की बात नहीं करते, अब अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल स्टैक की बात करते हैं और मल्टीपल स्किल्स की बात करते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि हमारे को एक सिंगल स्किल चाहिए, अब हम ये बात करते हैं कि हमारे को मल्टीपल स्किल चाहिए। और उसको एक तरह का हमें समझना चाहिए कि अब हमारे को एक टर्म समझनी चाहिए जिसको कहते हैं कंपोजेबिलिटी। कंपोजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमारे को 9, 10, 8, 9, 10 में हमारे को इंग्लिश मैम या हिंदी मैम हमारे को क्या काम देती थी कि एक ऐसे कंपोज करके दो, एक निबंध जो है वो हमारे को कंपोज करके दो। और टीचर देखता था आप अच्छे से पोएम कंपोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप अच्छे से ऐसे कंपोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसी तरह आज की डेट में जिंदगी ये देख रही है कि आप अपना करियर कंपोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आपके हाथ में आपका अपना करियर, आपके हाथ में आप कैसे अपना करियर बनाना चाहते हो। और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि लीगो नाम की जो गेम होती है, ब्लॉक्स को इकट्ठा करके आप उससे घर भी बना सकते हो, हवाई जहाज भी बना सकते हो। तो इसी तरह आज की डेट में आप मल्टीपल स्किल्स तो नेसेसिटी है, क्योंकि हम मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। और इनको कैसे कंपोज करना है, इनको कैसे जोड़ के मिला के अपने करियर बनाना है, ये अब एक बहुत बड़ा आर्ट और साइंस बन गया है। और इसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मैं ज़िंदगी में करूँ तो क्या करूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, मैं कंप्यूटर के साथ ये डेटा साइंस का करूँ कि ना करूँ, इकोनॉमिक्स के साथ ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करियर कैसे करें। दूसरा एक और कारण है, करियर की सब्जेक्ट की चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब जो लिबरल ज़माना है कि आप इंजीनियर के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, इसके कारण अब होगा क्या, आने वाले 3-4 सालों में एक इंजीनियर और ह्यूमैनिटीज के बंदे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितने आप जजमेंटल हो। आप जजमेंटल का क्या मतलब है, आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते। अगर आप जिंदगी में गलत डिसीजन लोगे, और गलत डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि गलत घर खरीद लिया या गलत लड़की से शादी कर ली या गलत तरह का मकान बना लिया, गलत तरह का मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि गलत तरह के डिसीजन ले लिए। आपने क्या पढ़ना है और कौन सा कोर्स करना है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। आपको अच्छे से जज करके समझ के आपको अपने जो स्किल्स है वो एनहांस करने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिबिलिटी क्या है और आपको स्किल्स क्या चाहिए। तो आपका दो चीज़ों को मिला के आज की डेट में आपका स्किल बनेगा, और वो स्किल बनेगा आपके पास एक टेक्निकल स्किल्स होंगे, साथ में आपको फंक्शनल नॉलेज चाहिए। फंक्शनल नॉलेज का मतलब क्या है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कह देते थे भैया तेरा काम है सॉफ्टवेयर बनाना, और डॉक्टर है या इंजीनियर है वो बताएगा तेरे को कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या चाहिए। आज की डेट में एज ए टेक्निकल पर्सन आपको डोमेन स्पेसिफिक एरिया में काम करना पड़ता है। आपको भी उतनी ही नॉलेज एक्सपेक्टेड है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट से जितनी हो। इनफैक्ट जमाना जो है वो हाइपर स्पेशलाइजेशन की तरफ से खत्म होते होते अब जनरलाइजेशन की तरफ से जा रहा है। आज की डेट में आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कुछ इस चीज़ में जो लोग पहले कहते थे मास्टर ऑफ नन, ट्रेडर ऑफ ऑल, आज की डेट में आपको ट्रेडर ऑफ मैनी बनना पड़ेगा, तो आप बेसिकली जाके कर पाओगे और तभी आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाओगे, डिजाइन कर पाओगे। हाँ, मदद आप एआई की ले सकते हो, लेकिन एआई क्या कर रहा है, इसमें वो क्या चेंजेस कर रहा है, वो क्या एकदम स्टेप फोल्डिंग करके स्केलेटन बना के आपके लिए जो कोड लिख देगा, उसको समझना, उस डीप नॉलेज को समझना एंट्री लेवल के इंजीनियर को बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ कि आपको आज की डेट में जो स्किल्स चाहिए वो दोनों चीज़ों को मिला के चाहिए, फंक्शनल स्किल्स भी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए।
उधर आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किस तरह प्रॉब्लम को स्कोप करोगे। स्कोप मीन्स कि उसको किस तरह डिफाइन करोगे वो भी आप आना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो भी आना चाहिए। पहले क्या होता था, बहुत सिंपल रेसिपीज होती थी। आप 3 महीने की 6 महीने का इंटरनेट कंप्यूटर पे या ऑनलाइन कोई कोर्स करो और सिंपली आप जाके सॉफ्टवेयर बनाने के लायक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में आपको जब एआई एडवाइस करेगा और एआई के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, वो एक तरह का हमारे लिए भगवान हो गया है, सरस्वती हो गई है कि आप उससे कोई क्वेश्चन पूछो तो जवाब तो देते हैं, आप खुश तो हो गए, लेकिन आप अंदर से आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो जवाब दे रहा है हजारों लोगों का एक्सपीरियंस लेके करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा करके वो आपको एडवाइस कर रहा है। अब उस एडवाइस को आप ब्लाइंडली मान लो तो भी अच्छी बात नहीं है, और उसको जब करते करते उसको जब आपने उसको कुछ ठीक करना है, उसको मॉडिफाई करना है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी आपको ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो पैराडाइम है प्रोग्रामिंग करने का या हार्डवेयर बनाने का वो शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट किस तरफ हो रहा है वो थोड़ा सा आगे समझते हैं। वो शिफ्ट हो रहा है मल्टीपल लेयर्स में। लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि सबसे नीचे पहले हमारी जो लेयर थी वो इलेक्ट्रिकल फिजिकल मोड थी। पहले जो हम घोड़ा गाड़ी चला रहे थे वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिकल मशीन आ गई, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, और स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो किराए पे मशीन लेने का आया। कि सबको समझ आ गई कि कंप्यूटर हमसे मेंटेन नहीं होता, इससे अच्छा है कि किराए पे ले लो। एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जिसका काम है कि वो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के रास्ते से वो पूरे सिस्टम को जो है आपके लिए मेंटेन करेगी, आपको महीने का किराया देना है, एंड सो इट्स अ सिमिलरली जब लोगों ने अपनी सिस्टम पे अपने कंपनी के सिस्टम पे प्रेमिसेस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा तो वो थक गए। वो थक के कहते हैं यार ये बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, हम दुखी आ गए, बार बार इंजीनियर रखना पड़ता है, हम साबुन बनाने की कंपनी है, कंप्यूटर को कहाँ से संभालने करें। तो एकदम जमाना आया क्लाउड कंप्यूटिंग का, और फिर जमाना आया सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का। और इसका मतलब क्या था, फिर से इसका मतलब ये था आप थोड़े से पैसे 2 महीने के और आपको एक पर्टिकुलर तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो किराए पे मिल जाएगा। और ये वैसे भी जरूरत थी, जो कंपनी थी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो दुखी आ चुकी थी पहले सारे चीजें, और दुखी आके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू करा था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जब पूरे इंडिया में एक दिन उठे, चीफ मैनेजर उनका उठा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पूरे इंडिया में जितने भी बैंक है, एसबीआई के बैंक है, जो सरकारी बैंक है, सबके अंदर कंप्यूटराइजेशन होगी। और एसबीआई को, आरबीआई को करीबन 3 साल लग गए जो है कंप्यूटराइजेशन कोर्स सिर्फ शुरू करने में। अभी अडॉप्ट नहीं करा, ट्रेन नहीं करा। पहले जा जाके हार्डवेयर लगता था, कमरे में एसी लगता था, धीरे धीरे उसकी इंस्टॉलेशन होती थी। इंस्टॉलेशन होने के करते करते धीरे धीरे उनको सॉफ्टवेयर सिखाया गया। तो 2-3 साल लगे एक सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने में। और उस जमाने में अगर आप कोई बैंक भी जाते थे और कई बार सुनने को मिलता था सर्वर डाउन है, आज भी सुनने को मिलता है कि सर्वर डाउन है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जमाना आया SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसी तरह हार्डवेयर को किराए पे मिलना शुरू हुआ, तो सारी नौकरी आई उन चीज़ों में थी। CRM जो है सॉफ्टवेयर कस्टमर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, उसके साथ उसको सर्व करने के लिए, वो भी SaaS के थ्रू आया। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अब जो जमाना है वो आ गया है कि सॉफ्टवेयर को AI की मदद से और इंटेलिजेंट बनाना और उससे काम करवाना, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उससे आगे करना। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई है, एक और लेवल ऑफ जो एब्स्ट्रैक्शन ऐड हो रही है। उसके कारण, अब उस लेयर के कारण जो है हमें तो लगता है कि आसान है। जिस बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अब वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी तरह प्रोग्राम बना पाएगा, एप्लीकेशन बना पाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता अपनी लैंग्वेज में, आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं लिखने आते या हिंदी में सेंटेंसेस नहीं आते, आपको लैंग्वेज नहीं आती,
साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप सिंपल अपनी सिंपल काम भी एआई से ढंग से नहीं करा पाओगे। इसके कारण एक नया जमाना आया जिस जमाने को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, आपको सिखाया जा रहा है कि एआई के साथ बात कैसे करनी है। तो इसके अंदर बहुत सारी जॉब आज भी हैं और वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अभी इतनी फास्ट चेंजेस होते हैं कि जो नया जमाना है, अब प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग करने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए, एआई को के साथ बात करने के लिए नई तरह की लैंग्वेजेस आ गई हैं और नए तरह की जॉब्स आ गई है। अभी कुछ पिछले हफ्ते ही एक नया तरह का एक स्टार्टअप आया है, नए तरह के एक या कई आए हैं, 10-12 आए हैं। अभी एक लेटेस्ट आया है जिसका नाम है 100bytecoding.com। उसका क्या काम है, उसका काम है कि आपको ट्रेन करना कि आप प्रोग्रामिंग कैसे कर पाओ नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में। तो एक प्रोग्रामर भी अब पाइथन नहीं सीखना चाहता, जावा नहीं सीखना चाहता, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसका नया नाम है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहता है। अब उसके लिए भी नए तरह के कोर्सेज आ गए हैं, नए तरह की ट्रेनिंग आ गई है, नई तरह की जॉब्स आ गई है। उसको अब आपको सीखना पड़ेगा, तब आप बेसिकली उसका काम कर पाओगे। तो बाइक कम प्रोग्रामिंग क्या होती है, पहले उसको हिस्टोरिकली समझते हैं। मान पहले क्या था, हमारी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग होती थी, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0-1 समझ आता है। तो 0-1 से धीरे धीरे उसको इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लाई, सी लैंग्वेज आई, C++ लैंग्वेज आई, जावा लैंग्वेज आई, पाइथन नाम की लैंग्वेज आई, रूबी और रेल्स आई, स्पेशलाइज तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आई। ऐसी करीबन 25-27 तरह की लैंग्वेजेस आ चुकी हैं अभी। और अब जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरह अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी आसान हो जाए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उसको वो जो लोग हैं वो प्रोग्रामिंग करता है। तो इस ट्रांजिशन को करने के लिए भी हमारे को प्रोग्रामर चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, एक ऐसे लोग चाहिए जो हमारी जो प्रोग्रामिंग पुराने जमाने की जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस को बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेस का जो उसका जो सिमेंटिक गैप है उसको खत्म करने वाले ये बंदे, जो बंदे एक कंप्यूटर मशीन हार्डवेयर और बंदे के अंदर उसका जो सिमेंटिक गैप है, मशीन के साथ जो एक ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है, उसका जो डिफरेंस खत्म करने के लिए हमारे को जो है उस तरह के बंदे चाहिए। तो उस तरह की जो जॉब है आज की डेट में निकल रही है, जिनके अंदर हमारे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बहुत सारी जॉब है। और आगे अगर आप देखोगे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो ChatGPT जैसी चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से बना देता है। टेक्निकली इस प्रोसेस को हेल्यूसिनेशन कहते हैं। हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब है कि वो मनगढ़ंत खुद ही कुछ बातें बना लेता है, उससे जो पूछा गया है वो तो आंसर देता ही देता है, उसके अलावा वो अपनी मनगढ़ंत बातें भी बना देता है। तो आज की डेट में ऐसे इंजीनियर चाहिए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की लोबोटोमी करता है। लोबोटोमी का क्या मतलब है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो ब्रेन अगर हमारी गलत हो जाए, खराब हो जाए, तो हम उसका जो मान लीजिए कोई बंदा है जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है तो उसका बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो शुरू से ही बाय डिफॉल्ट ही मेंटली डिस्टर्ब पैदा होता है। उससे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो गलत जवाब देता है, कुछ चीज़ों को वो गलत तरह से जवाब देने के कारण अब एक ऐसी बड़ी टीम चाहिए जो बार बार उसको सिखाए, नहीं भाई तू गलत जवाब दे रहा है, वो ठीक करे। तो हमारे को बहुत सारे डेटा एनोटेटर्स चाहिए, हमारे को डेटा ह्यूमन इन लूप चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। और ये जो बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये लोग वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में, फिलीपींस में, इंडिया में ऐसे लोग हायर कर रहे हैं, रिमोटली हायर कर रहे हैं, जो ChatGPT के क्वेश्चन को, जो रिस्पॉन्सेज है क्वेश्चन को वो एनालाइज करते हैं और उनको ह्यूमन के पास लाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, करियर बना सकते हो। इसके अलावा अब हमारे को क्लाउड इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड के बाद
और वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं हो सकता। और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली इंडिया की कोई भी बड़ी कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। ये वेव पूरी की पूरी वेव कोई भी इंडियन टॉप 3 टॉप 10 कंपनीज में क्लाउड कंपनीज नहीं है। जितनी भी कंपनीज हैं सब बाहर की है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड आर्किटेक्चर, अपने लोग इसमें जो है ट्रेन करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल स्टोरेज का, वर्चुअल कंप्यूटिंग का, इन चीज़ों में काम करने का। तो इसमें बहुत सारी इंडिया के अंदर डिमांड है हमारे को जो क्लाउड इंजीनियर की, और उसके बगैर ये डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकती। और कब तक मेक इन इंडिया नहीं करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग में, कब तक बाहर की कंपनीज को हर महीने डॉलर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, अगर मैंने क्लाउड किराए पे लिया हुआ है, मैंने सिंपल वेबसाइट भी अगर किराए पे ली हुई है, तो किसी जमाने में जब मैंने ये क्लाउड ये डोमेन नेम मैंने लिया था तो 250-300 रुपये का आता था। आज की डेट में ये 800 रुपये का है। तो धीरे धीरे हर महीने हर साल 4% के हिसाब से 5% के हिसाब से डोमेन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। डॉलर का जो इंडियन रुपये है वो गिरता जा रहा है। तो हमारे को हर बारी डॉलर में पे करना पड़ता है। काश कुछ ऐसा होता है कि इंडियन कंपनी होती और इंडियन रुपीज में इंडिया के हिसाब से हमारे को क्लाउड सर्विसेज दे पाती। तो इसमें बहुत कम कंपनीज हैं जो क्लाउड सर्विसेज दे रही है इंडिया में, मुश्किल से गिनी चुनी है बिल्कुल। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, काम हो सकता है, अगर हम ये लेके चलें कि अब हमने इंडिया में मेक इन इंडिया करना है। तो अगर आपने रेडीमेड सोल्यूशन यूज़ करने हैं तो आपके पास ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल है, अमेजॉन है, आप सारी डिजिटल ओशन है, आप सारी जिंदगी उनको यूज़ करते रहो, लेकिन उसमें जॉब जो है तो है, लेकिन किस चीज़ की है, फिर वो है डेवऑप्स की। डेवऑप्स का मतलब एक नई लाइन है जो पिछले 4-5 सालों में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवऑप्स? डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट के ऑपरेशन। मैंने जैसे बताया है कि अब हमारे को अगर कोई वेबसाइट बनानी होती है तो 10 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वो 10 चीज़ों का क्या मतलब है? पहले तो एक HTML सीख ली, PHP सीख ली, CSS सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, 3-4 चीज़ों से 2-3 चीज़ों से वेबसाइट बन जाती है। आज की डेट में वेबसाइट को बनाने के लिए कम से कम 10 चीज़ें चाहिए। आपको 1000 तरह के जो है एनालिसिस करने पड़ते हैं। मैं कौन सी वेबसाइट पे होस्ट करूँ, क्या मैं कैशिंग करूँ कि मैं करूँ, मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या होगी, डाउनलोड स्पीड क्या होगी, अपलोड क्या होगा, कितनी स्पेस लेगी, और इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक नॉर्मल वेबसाइट को भी होस्ट अप करना, डिसीजन लेना कि आपको एक स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए, और उन बंदों का नाम है डेवऑप्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कि एक बंदा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है उसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। इनका क्या काम है, स्क्रिप्ट लिखना, ताकि ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट किसी तरह रिमोट सर्वर पे जाके इंस्टॉल हो जाए और स्मूथली रन हो, और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। क्योंकि आज की डेट में सॉफ्टवेयर जो है उसको मरा हुआ इंसान नहीं समझते, उसको जिंदा इंसान समझते हैं। ये एनालॉजी है, आपको ये समझना चाहिए जैसे आप रोज बदलते हो, जैसे रोज जमाना बदलता है, रोज सिचुएशन बदलती है, रोज इंडिया बदलता है, इसी तरह रोज सॉफ्टवेयर चेंज होता है, और उसको रोज बार बार सॉफ्टवेयर पैच लगाना, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने, उसको अपडेट करना, ताकि वो रेलेवेंट रहे, ताकि वो ऑब्सोलीट ना हो। उसके लिए हमारे को डेवऑप्स नाम के लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए। उनका डे नाइट ये काम है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो, अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारी सरकार ने अभी कहा है कि GST के अंदर अब जो है वो जो स्लैब है वो कम हो जाएगी। एक नई तरह की स्लैब होगी 40% वाली, एक 18% वाली और एक 5% वाली। अब ये चीज रातों रात कुछ लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ डेवऑप्स लोग चाहिए और बैठे होंगे जिनका काम है ऑटोमेटिकली सारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। जैसे इंडिया में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना है UPI के नाम से, तो नेपाल ने, भूटान ने, कीनिया ने, बहुत सारी छोटी कंट्रीज ने UPI सिंगापुर में भी करा है, इनको अडॉप्ट करा है साथ में। तो जब इनको अडॉप्ट करा है तो इतने लार्ज स्केल पे जहाँ पे करोड़ों लोग और मल्टीपल कंट्रीज में यूज हो रहा है, तो जब ऐसे
मल्टीपल सर्वर्स के अंदर आपकी स्क्रिप्ट रन करके सॉफ्टवेयर को रन करने की कोशिश करते हैं 24/7। अब अगर उस सॉफ्टवेयर में मशीन लर्निंग बीच में लगी हुई है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हर हफ्ते, हर महीने, हर कुछ घंटे बाद अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद जितनी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसकी लोबोटोमी करनी पड़ती है। लोबोटोमी मीन्स ब्रेन का ऑपरेशन। हर चौथे दिन, 15वें दिन हमें एक वर्नेबिलिटी पता लगती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम लगती है, हमारे को प्रॉब्लम पता चलता है कि जो हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, तो पीछे कंपनीज बैठी होती हैं उनको फिर रिपेयर करने के लिए, उसका ऑपरेशन करने के लिए। तो एक नई तरह की ब्रीड इंजीनियर चाहिए जिनका काम है ML ऑप्स। ML ऑप्स का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। उनका काम क्या है, हर वक्त मशीन लर्निंग मॉडल्स को अपडेट करना, नए मॉडल्स बनाना और मॉडल्स को कस्टमाइज करना, चेंज करते जाना, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको जो है डिप्लॉय करते जाना रियल टाइम में। जैसे जैसे जिंदगी चेंज हो रही है वैसे वैसे इनको डिप्लॉय करना। तो हमारे को रियल टाइम इंजीनियर चाहिए जो रियल टाइम ये काम कर रहे हो। हाँ, आप AI की मदद ले सकते हो, कुछ प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन इनको ओवरसी करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑपरेटिंग इंजीनियर चाहिए जिनका काम है डेवऑप्स, जिनका काम है मशीन लर्निंग ऑपरेशन। अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी बाढ़ आई हुई है पाकिस्तान में, और इस बार पहली बार हुआ है करीबन 24-25 साल पहले कि जो हमारा मानसून है वो तिब्बत क्रॉस करके चाइना में पहुंच गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स है, अब ये जब प्रॉब्लम होंगी इस तरह की, इनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे को कंप्यूटर इंजीनियर ही चाहिए। वो क्या करेंगे, जाके जगह जगह पे सेंसर्स लगाएंगे, वेदर सेंसर्स लगाएंगे, और बहुत बड़े बड़ी रिडार्स लगाएंगे, बहुत बड़े बड़े सेंसर्स लगाएंगे, और अलग अलग जगह पे लगाएंगे, ताकि जो हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड लॉसेज है, बिजनेस है, जो कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, उसको हम हैंडल कर पाए। तो उसके लिए एक अब बगैर क्लाइमेटोलॉजिस्ट के, बगैर ऐसे सेंसर्स के जो वेदर से इंफॉर्मेशन दे और उससे हम बिजनेस सेंस निकालें, कोई इंडिकेशन निकालें कि अब हमारा बिजनेस किस एरिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमारे को IoT इंजीनियर चाहिए। ऐसे इंजीनियर चाहिए जो सेंसर जाके डिप्लॉय करेंगे, उनका नेटवर्क बनाएंगे, उसको मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, लोकल एरिया के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। एंड उसके अलावा हमारी जो आज की डेट में मोबाइल एप्लीकेशन है वो लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है। मतलब अगर आपने उसमें से शॉपिंग करनी है, सामान खरीदना है, तो सबसे पहले लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन की लोकेशन ही आपको ट्रैक करनी पड़ती है। GPS के बगैर हमारी कोई भी चीज़ चल नहीं सकती। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए भी हमारे को बहुत सारे इंजीनियर चाहिए, और ऑलरेडी ये एक फील्ड है, डोमेन है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंडिंग फील्ड है जिसके अंदर और हजारों लोग चाहिए जो सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर और इस तरह के जो सेंसिंग मटीरियल है वो बनाए। मटीरियल साइंस में डेवलपमेंट चाहिए, और ऑटोमेटिकली इसका डेटा कोलेक्ट करके क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड से एनालाइज होगा। डेटा एनालिटिक्स चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, और उसके बेस पे बिजनेस रन होगा। और उससे जब वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा फिर मशीन लर्निंग मॉडल को फिर से रीट्रेन करा जाएगा, फिर से हमारे को मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाले बंदे चाहिए, उनको फिर डिप्लॉय करने वाले ML ऑप्स चाहिए, और पूरी चीज जो है वो एक नए तरह के लोगों की चाहिए जो अभी इंडिया में नेसेंट है। अमेरिका में वो लोग थोड़ा से हमारे से एडवांस है, लेकिन इंडिया इतना पीछे नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ऑलरेडी इनको यूज कर रहा है। अगर दुनिया में मान लो 100 लोग हैं, आप हैरान हो जाओगे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले 75% जो है इंडियन कंपनीज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम है
तो इंडियन कंपनीज ने ऑटोमेशन की तरह इसको यूज करा और बहुत सारे जो लोग हैं लेबर फोर्स को कम करने की कोशिश करी, इनोवेट नहीं करा। मैंने ये पीडीएफ आपको दी जाएगी, इस पीडीएफ में मैंने समझाया है कि इंडिया के पास कोई टॉप का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। कुछ एफर्ट्स हैं, कुछ छोटे मोटे हमारे मॉडल्स हैं। इंडिया खुद अपना गूगल नहीं बना पाया, सर्च इंजन नहीं बना पाया, इंडिया अपना कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बना पाया। इंडिया के पास आप हैरान हो जाओगे, अपनी वर्ल्ड क्लास टॉप मैनेजमेंट रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है। अगर आप बच्चों से बात करोगे, मैनेजमेंट वाले जो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, वो बात करेंगे मैकेंजी की, अर्न्स्ट एंड यंग की। आप हैरान हो जाओगे, इंडिया की कोई मैनेजमेंट कंपनी नहीं है जो टॉप वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में काम करती हो। इंडिया की गवर्नमेंट भी मैकेंजी को, अर्न्स्ट एंड यंग को हायर करती है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि आप भी आईटी की मदद से, एआई की मदद से आप मैनेजमेंट कंपनी एक नई खड़ी कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो और बना सकते हो। दूसरी बात, ये जो कंपनीज हैं अर्न्स्ट एंड यंग, मैकेंजी, डेलॉयट, ऐसी कंपनीज का फ्यूचर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि अब ओपन एआई जैसी कंपनी ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देगी। तो एक नई तरह के लोग आएंगे जिनको एआई भी आती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी आती है। इसका क्या मतलब है कि उनको बिजनेस इंटेलिजेंस भी आती है, बिजनेस की समझ भी है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी है और उनको एआई एजेंट्स भी बनाने आते हैं, उनको ऑटोमेशन भी आती है करनी और उनको सारी चीज़ों की समझ है। ओवरऑल इसको जो सिस्टम है, नए लेवल की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी समझ है। तो आने वाला जो जमाना है वो इस तरह का जमाना है कि जिसके अंदर आपको कब कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम ऑब्सोलीट हो जाए आपको कुछ नहीं पता। और जो लाइफ साइकिल है किसी टेक्नोलॉजी का, डिस्ट्रप्शन का, वो इतना शॉर्ट हो गया है कि अब ऑलरेडी लोग जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनको कहना शुरू हो चुके हैं कि ये ऑब्सोलीट होने वाले हैं। इसके अंदर नए नए तरह के एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स आ रहे हैं जिससे जो इंटेलिजेंस है हम मिमिक कर पाए। आज की डेट में जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो कुछ नहीं करता, सिंपली उसके पास एक डेटाबेस पड़ा है, कुछ डेटा पड़ा है, उसमें से एक तरह की वो रिट्रीवल करता है, मेमोरी रिट्रीवल करता है और उसके बेस पे वो आंसर दे देता है। तो जो करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो इंटेलिजेंस है, वो मूव कर रही है नए तरह के एल्गोरिथम्स में और उसके लिए भी हमारे को नए तरह के मैथमेटिशियंस चाहिए। सबसे बड़ी बात, पैरेलली जो हार्डवेयर में डेवलपमेंट है वो भी बहुत रिमार्केबल है। इंडिया ने पिछले हफ्ते पहली बार अपनी खुद की चिप बनाई, जबकि छोटी सी कंट्री है ताइवान, वो पिछले 35 सालों से चिप बना रही है। तो ये फील्ड भी इंडिया में नहीं है। इस डोमेन में बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है इंडिया की और बहुत सारे इंजीनियर चाहिए। और वो क्यों चाहिए अब ये समझो। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक सिंपल कंप्यूटर होता था, उसको धीरे धीरे हमारे ही साइंटिस्ट विनोद खोसला जी ने, उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया सेलेरॉन का, डुअल कोर का, पेंटियम का, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 4 आया। पेंटियम 4 आने के बाद कोई भी पेंटियम 5 नहीं आया। क्या आया कि जो फिजिक्स की लिमिट है, अगर जो सीपीयू है, कंप्यूटर है, उससे तेज अगर उसको चलाओगे तो वो जल जाता था, जल जाता था। तो हमारे इंजीनियर्स ने जो काम किसी और कंट्री में, किसी और कंपनी के लिए कर रहे थे, लेकिन थे वो इंडियन, उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, एक जगह की जगह 2 घोड़े लगा देते हैं। तो डुअल कोर का कॉन्सेप्ट आया। इसी तरह i3 आया, i5 आया और धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट हुई, नई तरह की चिप्स आई, नई तरह के इंजीनियर आए। उसके अंदर एक मदरबोर्ड के अंदर 30, 36 सीपीयू लगे और फिर जमाना आया जीपीयू का। जीपीयू का क्या मतलब है कि हमने आइडेंटिफाई करा कि कुछ चीज़ों के लिए कंप्यूटिंग पावर बहुत कम चाहिए। जैसे एक कलर को रेंडर करने के लिए छोटा सा ही कंप्यूटर चाहिए, लेकिन हमारे को करोड़ों की गिनतियों में चाहिए। जैसे बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसको 3D स्क्रीन या HD मॉनिटर कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं,
या एक ऐसा टीवी जो जिसके अंदर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके अंदर क्या लगा होता है, जीपीयू, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जीपीयू बनाने की बहुत बड़ी कंपनी आई, उसको डिजाइन करने की कंपनी आई। वो क्यों आई? क्योंकि नए तरह का एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे को जो लो कंप्यूटिंग डिवाइसेज है, ऑपरेशन है, वो जीपीयू पे रन होंगे। तो जीपीयू में कई तरह के जीपीयू आने शुरू हो गए। गेमिंग का अलग आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी का अलग आ गया, केमिस्ट्री का अलग आ गया, बायो का अलग आ गया। तो स्पेशलाइज जीपीयू बनने शुरू हो गए, स्पेशलाइज जो है चिप्स बननी शुरू हो गई। और वो चीज इंडिया में अभी शुरू हुई है। ताइवान में, सिंगापुर में, कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी लोग स्पेशलाइज चिप्स बना रहे हैं। अब इंडिया में ये भी सेमीकंडक्टर्स जो है स्पेशलाइज्ड बनने शुरू हो गए। तो इसके लिए बहुत सारे इंजीनियर चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी ड्रोन्स बनानी है, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी डिफेंस सेमीकंडक्टर और इन चिप्स के बगैर चल नहीं सकती। तो हजारों करोड़ों हमारे को इंजीनियर चाहिए जो ऐसी चिप डिजाइन करेंगे, ऐसी चीज़ों को मेंटेन करेंगे और रन करेंगे। तो इसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो अपने बच्चों का भी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है ऑटोमेशन में। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। वो एक ज़्यादातर चीज़ों में क्या है, वो एक तरह की ऑटोमेशन है। मान लीजिए कि एक हमने पक्षी बना दिया जो हवा में उड़ के पाकिस्तान जाता है और उड़ के वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये है कि हमने पक्षी को उड़ने की ऑटोमेशन की टास्क पूरी कर ली है। तो अगर वो पाकिस्तान में जाके लड़ के लड़ाई करके लड़ झगड़ के किसी तरह वापस आ जाए तो वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो क्या है, इट इज जस्ट ऑटोमेशन। तो अभी जो जॉब है वो इंटेलिजेंस में नहीं है, इंटेलिजेंस बनाने में है, लेकिन ऑटोमेशन में हजारों करोड़ों नौकरियां हैं। और बहुत सारी जो आज की डेट में जो एआई है, उसको कहा जा रहा है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के जो फिनोमिनल हैं उनको यूज करके, नेचर को मिमिक करके नए तरह के एल्गोरिथम्स और नए तरह के डिवाइसेस बनाए जाए, जिसके अंदर मैन और मशीन का जो इंटरफेस है वो, उसके अंदर जो सिमेंटिक गैप है। अब जैसे मेरे को माउस यूज करने की तो आदत है नहीं, मेरे को तो पेंसिल यूज करने की आदत है या हैमर यूज करने की आदत है। तो क्या हम ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं कि जो इंसान और कंप्यूटर्स के अंदर जो उसका जो सिमेंटिक गैप है उसको कम करने के लिए अब जो कंप्यूटर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि किसी तरह आप रिसर्च करो और ये गैप कम करो, फिजिक्स की मदद से, बायोलॉजी की मदद से, केमिस्ट्री की मदद से। तो इस तरह के इंजीनियर अभी है नहीं जो फिजिक्स भी समझते हो, केमिस्ट्री भी समझते हो। अगर है तो वो बहुत कम है। फिर ऊपर से मेडिकल स्पेस में अभी तक कैंसर का इलाज नहीं निकला है और करोड़ों तरह की बीमारियों का इलाज नहीं निकला है। और कंप्यूटर में उसके ऊपर बहुत कम डेवलपमेंट हुई है, बहुत माइन्यूट की डेवलपमेंट हुई है, उंगली खींची करके भी, मतलब जिसको कहते हैं डेवलपमेंट हुई है। उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर चाहिए, रिसर्च चाहिए और डेटा कलेक्टर चाहिए। हमारा डीएनए को रिसर्च करके आगे उसमें से और तरह की थेरेपी, बायोलॉजी यूज करके हमारी बीमारियों को सॉल्व करना, प्लांट डिजीजेस को सॉल्व करना। जो प्लांट्स को डिजीजेज लगती हैं उसमें भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक पूरे वर्ल्ड में। इंडिया तो बहुत अभी पीछे है, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं हुई है इस तरह की। इंसान की जो डॉक्टर्स की जरूरत है, लोगों ने जरूरत से ज़्यादा इसको ओवर एस्टिमेट कर दिया है। अभी डॉक्टर्स की जरूरत रहेगी, अभी ऐसे सिस्टम की जरूरत रहेगी जो हमारी बीमारियों को सॉल्व करे और प्रोटीन्स को समझे, अमीनो एसिड्स को समझे, हमारी बायोकेमिस्ट्री को समझे, हमारे इमोशंस को समझे। इनके ऊपर अभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करते हो, टीचर हो, आपके बच्चे हैं, आपके स्टाफ है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, ये फील होने की जरूरत नहीं है कि भैया एआई के कारण सारी नौकरियां चली गई। अब एआई की मदद से ये सारे काम थोड़े एक्सपर्टाइट होंगे, एक्सेलरेट होंगे। इनके कारण आप और इनोवेशन कर पाओगे, डेवलपमेंट कर पाओगे और इसी में डेवलपमेंट होगी। जैसे मैंने बताया
बगैर क्लाइमेटोलॉजिस्ट के आज की डेट में इंडिया बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पाएगी, बिजनेस को नहीं समझ पाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, वो अगर एस्टिमेट करना चाहती है कि कौन सी डिजीज से रिस्क ज़्यादा है, अगर कौन से एरिया में फ्लडिंग हो जाएगी, क्लाइमेट के असर ज़्यादा होंगे, किसके कारण कौन सी फसल के ऊपर असर होगा, वो बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और ऐसे इंजीनियर्स के बगैर नहीं होगा। इसको आप ये समझो कि एक चीज़ समझना, जो दुनिया में प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, अगर आप समझते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वेदर को, तो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको फिर से बार बार रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए आपको बहुत सारे इंजीनियर चाहिए, बहुत सारी जो है ऐसी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। तो मैं अपना करीबन 40 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, मैं अपना सेशन बंद करूँगा। आई विल इनवाइट क्वेश्चन प्लस मैं ये जो मैंने बातें करी हैं, मैं इसकी आपके साथ PDF शेयर कर देंगे, डॉक्टर अरुण आपके साथ शेयर कर देंगे। आप इनको भी एज अ होमवर्क देख सकते हो, एज अ आइडिया ले सकते हो कि अभी AI के ज़माने में, AI के टाइम में अभी बहुत डेवलपमेंट पड़ी है, बहुत जॉब पड़ी है, आपको बहुत काम पड़ा है आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली इंडिया में। आप ध्यान दो, वर्ल्ड की, इंडिया की कोई कंपनी नहीं है जो टॉप कारें बनाती हो, जो वर्ल्ड ओवर दिखती हो। वहाँ इंडिया में भी मर्सिडीज है, रॉयल्स रॉयल है। इंडिया कोई बढ़िया कोई टीवी नहीं बनाता, टीवी भी सैमसंग का यूज़ करते हो, LG का यूज़ करते हो। अभी मेक इन इंडिया बनाने के लिए बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी हजारों चीज़ें अभी हमने खुद बनाई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं डॉक्टर अरुण बांसल को हैंड ओवर करता हूँ और इन्वाइट करता हूँ और कुछ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सेशन तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था कि जितनी आप बातें बताते जा रहे थे, मुझे लगता था कि अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हम लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो इंडस्ट्री की इनसाइड आउट हमें बताई है, वो भी बहुत बेनिफिशियल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेशन आपने लिया है, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये माँ बाप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि माँ बाप को एक हमारे पास लगातार क्वेरी आती है कि कौन से फील्ड में बच्चे को काम करवाया जाए ताकि बच्चा आगे करियर ऑप्शन बना पाए। तो बहुत बहुत सारी करियर ऑप्शन आपने हमें इसमें बताई हैं। तो अब हम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी उनको इनवाइट करेंगे ताकि एक एक करके बात कर सकें। सबसे पहले धीरज शर्मा जी की आईडी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आप प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मेरा बेटा है, अभी तो कॉलेज में जाएगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा मतलब एक डायरेक्शन सी हो जाती है, जैसे के बाद लगा के ऐसे मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने कहा कि अभी बेटा कर रहा है आगे स्टडी, तो मुझे तो लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये रहा है, क्योंकि आजकल ना सिर्फ जो नॉलेज है उसका आकार प्रकार बदल गया है, बल्कि उसके रिसोर्सेज भी बदल गए हैं। तो एक मूक के नाम से भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, वो मेरे ख्याल से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों के लिए बड़ा काम का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स और ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी किए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे वो आप पेपर दे के उनको आगे बढ़ा सकते हैं। रवनीत कौर जी की आईडी से जुड़े हुए हमारे साथ। सर एक मिनट, कौन सा बताया आपने, क्या नाम बताया? मूक, MOOC, मूक। MOOC। जी, अगर आप मूक के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज हाँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल जाएंगे। और सर ने जो बताई हैं अलग अलग तरह की डायमेंशंस, ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस के कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। जी उसके Thank you, बाद sir. रवनीत कौर जी की आईडी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, नमस्ते जी सर। आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा आपसे आपका सेशन सुन के। सर मेरी ना बेटी अभी +2 में है, जी वो ना अभी AI का कोर्स कर रही है। वो जो मतलब इन्होंने चलाए थे अपने ना स्किल कोर्सेज हैं जो सरकारी स्कूल में, जी उसके सब्जेक्ट है AI, वेब डिजाइन और IT। तो उससे ना आगे अब कौन सा टेस्ट देना चाहिए सर?
टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए आने वाले जो दिनों में कंपनीज को आप ऑलरेडी देख रहे हो पिछले 10 सालों से और हर कंपनी अपना टेस्ट खुद लेती है। उनको हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास नहीं है, हमारी जो डिग्रीज है उनको वो कुछ मानते नहीं है। अब कोई भी कंपनी लोगे वो पहले इन्फोसिस हो चाहे कुछ हो वो अलग से अपना टेस्ट लेती है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपने सरकारी नौकरी करनी है कि प्राइवेट नौकरी करनी है। अगर प्राइवेट नौकरी करनी है तो आप उस तरह से बच्चे को तैयार करो। और उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये है, जैसे अभी जब सेशन शुरू हुआ था तो डॉक्टर अमरीक कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एआई को यूज करते करते डम्बो होते जा रहे हैं। तो ऐसा पिछले हजारों सालों से हो रहा है। पहले आपको पता होगा कि हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, वो रही है वर्बल। वर्बल क्या मतलब, जो हमारे श्लोक होते थे, जो पढ़ाई होती थी, गुरुकुल सिस्टम होता था, तो वो वर्बल होता था, उसमें किताबें नहीं होती थी। तो लोगों को मेमोराइज करना पड़ता था बहुत सारा, मेमोरी बहुत शार्प होती थी। आज की डेट में मेरी मदर की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको फोन नंबर, कार के नंबर, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स उनको बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा उतना नहीं है, और मेरे बेटे का मेरे से भी कमजोर है। क्यों कमजोर है? मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, वो उसको ये बता रहा हूँ कि उसको मोबाइल फोन यूज करने की आदत पड़ गई है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो वो गूगल मैप यूज करता है, कैलकुलेशन करने के लिए वो ज़्यादा ही कैलकुलेटर के साथ हुआ है। तो जो बच्चे एआई के साथ पैदा हुए हैं उनको कुछ स्किल्स जो है उनके आगे वो बनेंगे ही नहीं, लेकिन उनको नए स्किल्स और एक्वायर करने पड़ेंगे। और वो तब एक्वायर होंगे अगर उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी। वो उसके लिए आपको फिलोसफी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। लॉजिकल थिंकिंग, फिलोसफी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सिस्टमेटिक थिंकिंग वाले स्किल्स लेने। तो मैं आपको कहूँ कि आप +2 के बाद अपने बेटे को, बेटी को एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराओ और पहले से सोच लो कि आपने आगे क्या करना है। मैथमेटिक्स को छोड़ो ना, मैथमेटिक्स की वैल्यू रहेगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, जजमेंट। जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डिसीजन मेकिंग आज की डेट में, पहले आज से 20-25 साल पहले मैनेजमेंट MBA के कोर्सेज में डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती थी कि अगर ऐसा केस है तो क्या करूं। फिर हमारे IT में भी सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कंपनी है, उसकी इस तरह का IT इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस तरह का बिजनेस है, तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इसकी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए और वो बहुत डीप नॉलेज चाहिए। और वो IT की मदद से आप दे तो सकते हो रेडीमेड सोल्यूशन, लेकिन वो रेडीमेड सोल्यूशन जरूरी नहीं है रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इस तरह की तैयारी करवाना और पढ़ाना। सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम्स है मेरे हिसाब से उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। उससे आप पहले ही 10-15 साल और पीछे चले जाओगे जो अगर आप उनकी पढ़ाई करोगे। पहले ही करीबन 1 करोड़ बच्चे IAS की, 1.25 करोड़ के करीब बच्चे IAS की, क्लर्क की, PO की तैयारी कर रहे हैं। और वो बच्चे पूरे हिंदुस्तान को 10 साल 20 साल पीछे लेके जा रहे हैं। इंडिया अपना लास्ट लेवल, अपना चैट GTP क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि आधी दुनिया क्लर्क की टैक्टी कर रही है, ना कि कोई इनोवेशन कर रही है। तो अपने बच्चे को इनोवेट करना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, क्रिटिकली सोचना सिखाओ, तो तरक्की करेगा। नहीं तो चाइना इंडिया में आ जाएगा। अमेरिका की हिम्मत कैसे होगी हमारे को धमकी देने की, ये टैरिफ वॉर करने की? तो उसका कारण यही है कि सारे क्लर्क बनने की तैयारी करने में लगे हुए, कुछ नए पढ़ाना या करने में नहीं लगे हुए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो जितने भी माँ बाप हैं और बच्चे हैं जो क्रूशियल स्टेजेस पे हैं +2 के ऊपर या 10th के ऊपर या इवन ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, मैसेज इज वेरी क्लियर। क्रिटिकल थिंकिंग इज द की इन अपकमिंग वर्ल्ड। वहाँ एक रट्टा मारने वाली जो चीज़ें हैं वो उन पे काम ध्यान देना बंद करें और कुछ उनको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाएं, तो AI के ज़माने में वो अपना करियर बना सकते हैं। सीमा हुड्डा जी के ID से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी माइक ऑन कर लें। जब तक सीमा जी का माइक ऑन होता है, कविता सोपती जी के ID से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपना माइक ऑन कर लें।
दो जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, उनको मैं थोड़ा अभी बुलाता हूँ बाद में, लेकिन डॉक्टर अमरीक जी से मैं एक गुजारिश करूंगा कि सर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है प्लीज़ अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। पहले तो अनिल जी ने बड़ी अच्छी तरह से मेरा पहला जो सवाल था उसको एक्सप्लेन किया है। जी लेकिन मेरे मन में एक सवाल और है। जी नो डाउट सर ने आज बड़ी अच्छी तरह से सारी टेक्नोलॉजी और फीचर्स को बताया। अब जो मैं समझता हूँ क्योंकि जहाँ तक पोस्ट करिकुलम की बात आती है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, वहाँ एक फिक्स कोर्स डिफाइंड होता है जो कि एक टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास होता है। अब बात आई कि ये जो टेक्निकल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग वाली, मैं समझता हूँ कि बच्चा जब पहले साल में आ जाए तो उसको एक पाथवे चाहिए, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। तो वो पाथवे जो बनना है सर, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ या कल को मैं कोई इनोवेशन कुछ करना चाहता हूँ, तो उसका रास्ता किसी को भी क्लियर नहीं है। तो सर उसमें हम कैसे मतलब ये चीज़ें कर सकते हैं? जैसे पुनीत जी के पास इसका एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी कंपनी है, तो क्या कुछ इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें पाथवे डिफाइन हो आपका, कि इंजीनियरिंग के साथ साथ आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़े जो आपके करियर अमित सर ऐसे है कि आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनका डे नाइट यही काम है कि आपको वो बिजनेस आइडियाज देते हैं और बिजनेस आइडियाज वो मतलब क्रिएटिवली क्रिएट नहीं करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपको प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो या प्रोडक्ट बना सकते हो या सर्विस ला सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि शुरू में बच्चों को ऐसी कंपनीज के साथ या ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए और उनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इसको सॉल्व करते हुए आप अपना जो है करियर बिल्ड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि हमने बताया है कि एक कैंसर की कोई प्रॉब्लम है, तो कैंसर को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चे को बता दो इस तरह का कैंसर होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या सॉल्व करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, यहाँ से शुरू करो। मतलब आपके पास रियल टाइम प्रॉब्लम है और वो रियल टाइम प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट को भी पता है आज की डेट में। जैसे गवर्नमेंट को पता है कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स में बहुत पीछे हैं, हम लोग इंडिया में हैरान हो जाओगे कि क्वांटम कंप्यूटर की सिर्फ एक ही कंपनी है, तो हमारे को हजारों क्वांटम कंप्यूटर बनाने हैं। तो लेकिन जो टीचर का फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो क्वांटम कंप्यूटर तो बना नहीं सकता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से उसको एक टारगेट लेके कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके कौन से लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे काम करना है, उस तरह वो अपना करियर कंपोज कर सकता है। तो मैं कंपोजेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस तरह के स्किल्स एक्वायर कर सकता है। और एक्वायर करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें तो सिंपली ChatGPT जैसे इससे पूछना कि ये अगर सीखना है तो मैं क्या सीखूँ या क्या पढ़ूँ या मेरे को इस चीज़ का मेरे को पढ़ाई हो, क्योंकि इससे हर वक्त वो अगर अवेयर रहेगा कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में एक और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेटिव कॉलेजेस का। इंडिया में करीबन 5-6 तरह के ऑल्टरनेटिव कॉलेजेस हैं। उसका एग्जाम्पल है स्केलर नाम की कंपनी है, वो एक कॉलेज की तरह रन होती है। उसके अंदर बिल्डिंग है, कैंपस है, लोग हॉस्टल में आके रहते हैं। वो लोग पहले ये बताते हैं कि स्विगी का डेटाबेस कैसे बनाना है। स्विगी की एक अलग कंपनी है, उन्होंने बाहर से बैठ के उसको एनालाइज कर लिया है। स्विगी की आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, उसका UI कैसे बनाना है, वो रियल टाइम केस स्टडीज लेके कंपनीज एग्जाम्पल्स लेके वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो है कन्वेंशनल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। उनका सिलेबस उनकी किताब के अंदर स्विगी एज अ केस स्टडी होगी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर स्विगी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उसके अंदर वही पुराना होगा, 2 टियर एप्लीकेशन होती है, फलाना होती है, टमकाना होती है। तो केस स्टडीज को लेके, रियल टाइम केस स्टडीज को लेके वो डिस्कशन करते हैं और कराते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के अंदर अब ये चेंजेस आए हैं, तो उसके अंदर डेटाबेस में जीएसटी का डेटाबेस को वो किसी तरह इन्फर कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये कैसा होगा, क्या होगा, उसको पढ़ाते हैं। अब जीएसटी में जो चेंजेस करने हैं वो भी बच्चों से पूछते हैं कैसे करा जाए, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के टीचर भी चाहिए और इस तरह के सिलेबस भी चाहिए और इस तरह जो है प्रॉब्लम बेस्ड कोर्सेज चाहिए। थैंक यू सर, आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो मैं समझता हूँ कि एकेडमिक के नॉर्मल टीचिंग के साथ आपको इस तरह की कुछ केस स्टडी भी साथ साथ में लेके चलना चाहिए जो आप करियर करें। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया, ये बड़े कमाल का सेशन रहा आज का और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी और सारी चीज़ें हैं, जैसे आज आपने पुनीत सर बहुत सारी चीज़ें सेंसिटाइज कर दी हमारे अंदर कि थोड़ा कहीं ना कहीं हम जो आप टेक्नोलॉजी से बता रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, कोडिंग के बिना जाने हुए भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़े से सेशन हमें और करने चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं इस लेवल पे हैं और उनको सेंसिटाइज करके उनको अपने स्टार्टअप्स खोलने की तरफ हम प्रेरित कर सकें। तो डेफिनेटली हम इन सब चीज़ों को टेकअप करेंगे एंड वी आर कमिटेड टू फॉर द सेम। नाउ हम उस पड़ाव पे आप पहुंचे हैं जहां हम वाइंड अप करने की ओर चले। ऑलमोस्ट 12 o'clock आर देयर नाउ। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो बात कर सकते हैं। मैंने 2 लोगों को इनवाइट नहीं किया, क्रिएटिव पपेट थिएटर की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैडम गीता शर्मा हमारे साथ जुड़े, लेकिन दोनों क्योंकि थोड़ा सा लेट जुड़े थे तो मैंने इसीलिए उनको पहले इनवाइट नहीं किया था। तो मैं अंत में उनको पहले इनवाइट करता हूँ कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, जितना सुन पाए जितना समझ पाए वो, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, सब लोग को बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे ही जुड़ा कुछ सुनने को मिला, बस सिर्फ एक निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जन आधारित 3 गाँव में लाइब्रेरी और सिलाई केंद्र खोले हैं। तो अगर उसको कैसे बढ़ावा जाए, जिसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं, लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं कि वो चीजें आगे बढ़े। और अभी तक हमको बहुत से लोगों ने, एकलव्य संस्था ने 500 किताबें दी है, बोधि प्रकाशन ने किताबें दी है और अपना घर उसने स्टेशनरी दी है। तो जन आधारित सारी चीजों को लेके हम कर रहे हैं। हमने 20 बच्चों से शुरू किया था, आज 80 बच्चे हो गए हैं और आने वाले दिनों में बच्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग से जो भी सहयोग बन पड़े, अगर आप एक स्लीपर भी देते हैं तो हम केंद्र में देते हैं अपने बच्चों के लिए, एक पुस्तक भी देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो हम उसको पूरा जन सहयोग से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबसे उम्मीद है कि आप जो भी हमारे बच्चों के लिए कर सकें, आप सबका बहुत बहुत आभार रहेगा और संस्था आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। पुनीत सर, ये एक और डायमेंशन है कि हम एआई का यूज़ करके कैसे वेबसाइट्स के जरिए किसी और तरीके से एनजीओज को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अरुण बांसल जी स्पेशली 4-5 एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है। पुराने कपड़े को लेके उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उनकी प्रोडक्ट बना के कोशिश की जाती है कि नई तरह की इकॉनमी बनाने की, रिसाइकिल इकॉनमी बनाने की। जैसे पुरानी चादरों को लेके आप वो बनाना चाह रहे हैं, बैग्स बनाना चाहते हो, डेकोरेटिव बैग्स बनाना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें बनाना चाह रहे हो। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप कुछ हाईली टेक्निकल इनोवेटिव चीज़ों की तरफ भी आप जा सकते हो इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे मजदूर हैं जो सड़क पे काम कर रहे थे, बहुत गंदी धूप पे काम कर रहे थे, तो आप रिसर्च करके, और उसमें कोई खास खर्चा नहीं है, एआई की मदद से रिसर्च करके थियोरेटिकली चीज़ें आप इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी लेकर और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी की हेल्प से, मेरी हेल्प से भी। कि जैसे आप एक ऐसी एक जैकेट बना सकते हो जिससे एक मजदूर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम 2-3 डिग्री कम रहे बाहर से। तो आप एक उसके लिए यूनिफॉर्म बना सकते हो और वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर इस तरह का मटेरियल पड़ता है जो जिससे जो हीटिंग पैड जैसा मटेरियल पड़ता है, तो हीटिंग पैड जैसा मटेरियल डाल के आप एक ऐसी जैकेट बना सकते हो। और उसका जो पूरा कैसे बनाना है, क्या करना है, वो एआई चैट जीपीटी से पूछ के बना सकते हो।
के साथ आप जो कन्वेंशनल चीज़ें कर रहे हो उसके अंदर एडिशनल इंटेलिजेंस यूज करके जो चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हो कि ऐसी जैकेट कैसी बनाएंगे, मेरा ये सजेशन है। तो आप और इंटोवेशन अपने काम में ला सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सजेशन है, और इस तरह की चीज़ें हमें और भी चाहिए होंगी। हम डेफिनेटली डिस्कस करके उन चीज़ों को वाइंड अप करके एक लेक्चर के रूप में यहाँ पे लेकर आएंगे। गीता शर्मा मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ यू कैन स्विच ऑन योर माइक। नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा लगा पुनीत सर ने बड़ा क्रिएटिविटी के हिसाब से जो चीज कही। हम तो खुद ही इस चीज के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज ही नहीं करते। ठीक है, वो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी कहीं उनकी छुपती जा रही है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि उनको एनालिसिस पावर इम्प्रूव करने की टेक्निक्स देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर बीइंग हियर। तो हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर जाते हैं, और पुनीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव सेशन हमें दिया, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारे सोच के द्वार भी खोल दिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें सबके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम डेफिनेटली करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले देखने वालों को विदा कहता हूँ। हम लोग मीटिंग में बने रहेंगे, मैं और पुनीत सर सबसे लास्ट जो मीटिंग छोड़ेंगे। इस वीडियो से आपको जो भी समझ आया होगा, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप इस वीडियो की थ्रेड में लिख सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यथा कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का संभव उत्तर दे सके, और अगली बार भी आपसे निवेदन करेंगे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। हर महीने के पहले इतवार को 11 बजे हम लोग बायोस्कोप का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।